आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती, बड़ी ही हँसी-खुशी के साथ में जी रहे होंगे। वेल, बात चल रही थी अमजद खान यानी गब्बर सिंह साहब के बारे में। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट चेंज ज़रूर होगा। अमजद खान साहब फ़िल्म शोले जो प्रदर्शित हुई थी 1975 में, उस समय तक उनको कोई जानता नहीं था। अमजद खान साहब ने फ़िल्मों में जो अभिनय किया, वो 3 या 4 साल की उम्र में उन्होंने ये जो काम था ये शुरू कर दिया था। उनकी पहली फ़िल्म थी नाज़नीन और बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वो इंग्लिश प्लेज़ बहुत बखूबी करते थे अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम से। लेकिन जहाँ तक बात एक बड़े अब मतलब उम्र के जो जो उनका चेहरा था जो बचपन का और एक जवानी का, तो बचपन में तो उन्होंने एक्ट किए थे, लेकिन जो जवान होने के बाद में जो उनका एक अभिनय सबके समक्ष आना था, सबके साथ में, सबके सामने आना था, वो इस फ़िल्म के द्वारा ही आना था। तो उनकी भारी चाल, मोटा चेहरा, घुंघराले बाल उसे पूरी तरह से एक आदमी दिखा रहे थे, पूरी तरह से। एक ऐसा आदमी जो कि जब अपनी पर आ जाए तो सभी पर भारी पड़ जाए, बहुत ज़बरदस्त भारी पड़ जाए। और ये आपने देखा भी होगा, फ़िल्म शोले में जब अमजद खान आते हैं, तो वो सभी पर भारी पड़ जाते हैं। तो एक वैसा किरदार वास्तव में दिखना चाहिए स्क्रीन पर, जो आए तो सबको खा जाए एक बार को तो। अब फ़िल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी जब दीवान पर लेटे हुए थे, उनकी पहली जो मुलाकात थी वो अमजद खान से किस तरह से हुई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो रमेश सिप्पी साहब दीवान पर लेटे हुए थे और उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और नीचे से देखने पर अमजद खान और भी ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे। तो उनकी जो पीठ थी वो अमजद खान की तरफ थी, रमेश सिप्पी साहब की। उन्होंने जैसे ही पलट कर देखा, तो उनकी निगाह अमजद खान के पाँव से अमजद खान के चेहरे की तरफ गई और वो हर चीज़ को, डायरेक्टर जो होता है ना, वो हर चीज़ को डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो उन्हें वो बहुत अच्छी तरीके से क्लिक हुआ कि हाँ, ये है, ये कुछ मेरा फ़िल्म का जो विलेन है वो यही होगा, ऐसा ही होगा। रमेश सिप्पी ने कहा भी था कि अमजद खान साहब का जो चेहरा था बड़ा दिलचस्प था। आपने देखा होगा फ़िल्म में जिस प्रकार के वो हरकतें, एक्सप्रेशन जो लेकर के आते हैं अमजद खान गब्बर सिंह के रोल में, बड़े ही डरावने, बड़े ही खौफज़दा, मतलब खौफज़दा दूसरों के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सकारात्मक महसूस हुई रमेश सिप्पी को, क्योंकि रमेश सिप्पी साहब को बहुत ज़्यादा घबराहट थी इस फ़िल्म के विलेन के लिए, क्योंकि सभी पात्रों का चयन तो हो गया था, लेकिन खलनायक का जो पात्र था वो ढूंढा जाना बाकी था। और ये सारी फ़िल्म जो थी, इसका कथानक था, वो गब्बर सिंह पर ही टिका हुआ था। आपने अमजद खान को देखा गब्बर सिंह में और गब्बर सिंह को देखा आपने अमजद खान में, और गब्बर का कई सीक्वल बने हैं। आप देखिए, अक्षय कुमार ने भी गब्बर इज़ बैक, तो गब्बर जो है वो नाम है, और वो नाम इसीलिए है क्योंकि वो जो कैरेक्टर था वो बहुत गजब का कैरेक्टर था अपने आप में। तो डैनी साहब के चले जाने के बाद, यानी डैनी डेंजोंगपा, जो मैंने आपको बताई थी बात, कि इस फिल्म में गब्बर सिंह बिल्कुल
होते ही नहीं, अमजद खान साहब होते ही नहीं, अगर डैनी डेंजोंगपा फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान नहीं जाते। तो डैनी ने इस फिल्म के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वो मजबूरी में किया गया एक मनाही थी। लेकिन डैनी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि वो अफगानिस्तान में जाकर के एक बार फिर से इस फिरोज़ खान साहब से बात करेंगे, क्योंकि धर्मात्मा जो थी वो फिरोज़ खान साहब के प्रोडक्शन की मूवी थी। तो वो फिरोज़ खान साहब को मना लेंगे, कहीं ना कहीं डेट्स कुछ एडजस्ट हो जाएंगी और वहीं डैनी का काम बन जाएगा। मगर ऐसा हो नहीं पाया। फिल्म की शूटिंग में 1 महीने से भी कम का समय बचा था और रमेश सिप्पी साहब को पूरी स्टार कास्ट की पूरी लिस्ट बनानी थी, और उसमें खलनायक का जो एक कॉलम था वो छूटा हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि गब्बर सिंह कोई साधारण किरदार नहीं था, उसकी जो भूमिका थी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। क्योंकि अगर हम किसी एक नेगेटिव के लिए टकराते हैं, एक पॉजिटिव जब नेगेटिव से टकराता है, जब हीरो विलेन से टकराता है, तो हीरो पावरफुल तब दिखाई देगा जब विलेन पावरफुल है। अगर खलनायक ही बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा है हर तरह से, तो हीरो की एक्टिंग में, उसकी परफॉर्मेंस में कोई दम नहीं आ सकती है। ये वही है जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी आपको एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रिएक्शन तभी तेज हो सकता है जब एक्शन प्रभावी हो, और रिएक्शन जब बहुत तेज होता है तो फिर उस पर जो काउंटर एक्शन होता है वो बहुत तेज होता है। तो ये आपसी एक तालमेल होता है। जिस जिस फिल्म में विलेन बहुत हल्के फुल्के दिखाई दिए हैं, उस फिल्म में जो हीरो होंगे उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी बहुत गंदी हो जाती है। चाहे वो हीरो यानी वो एक्टर चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे वो कितना ही गजब का एक्टर हो। यही कारण है कि अमिताभ बच्चन ने जिन फिल्मों में काम किया, उनके अगेंस्ट जितने भी विलन थे सारे बहुत गजब के विलन्स थे। छोटे मोटा विलन अमिताभ के सामने टिक नहीं सकता था, और अगर किसी को टिकना होता था तो उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रतिभा अपने अंदर लानी पड़ती थी। इसीलिए आपने देखा होगा अमिताभ के अगेंस्ट आपको अमरीश पुरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम होता है कि आप अगर हीरो हैं तो आप हीरो किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, किसी इंसान के अगेंस्ट आप हीरो हैं। तो ये जो था, ये चेहरा गब्बर सिंह का, ये बहुत खतरनाक होने वाला था। गब्बर सिंह डैनी भी हो सकते थे, गब्बर सिंह प्राण साहब भी हो सकते थे, बहुत सारे किरदार ऐसे हो सकते थे कि मैं आपसे, इसकी जो लिस्ट है बहुत लंबी है, लेकिन अंत भला सो सब भला, हम इस किरदार के बारे में यही कह सकते हैं। तो शूटिंग में 1 महीने से भी कम का समय बचा था, और गब्बर सिंह का जो चयन प्रक्रिया को लेकर के सिप्पी साहब यानी रमेश सिप्पी साहब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। सितारों की भीड़ के सामने खुद को बनाए रखने के लिए अमजद खान साहब ने जो अपनी प्रतिभा और करिश्मा दोनों दिखाया, ऐसे ही करिश्मे की उम्मीद थी रमेश सिप्पी को। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह करिश्मा और यह प्रतिभा दिखाना कोई बच्चों का काम नहीं था, और अमजद खान साहब पहले ही जो शॉट में कितनी बुरी तरीके से मतलब डिफीट हुए, कितना ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को लेकर के कितना इंसल्ट महसूस की, बेइज्जती महसूस की, और कई दिनों तक ये बेइज्जती का आलम उनके साथ चलता रहा। खराब कास्टिंग जो थी वो फिल्म को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी, और अमजद खान साहब ने जो पहला शॉट दिया वो ऐसा ही लगा कि जो अमजद खान जो हमें दिखाई देते हैं उससे बिल्कुल परफॉर्मेंस उल्टी उनकी दिखाई दी। और आप समझिए कि अगर
अमजद खान की खराब परफॉर्मेंस के साथ में इस फिल्म को शूट कर लिया जाता तो यह फिल्म कोई भी करिश्मा नहीं दिखा पाती। हालांकि इससे पहले बहुत सारी फिल्में बनी थी। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, मेरा गांव मेरा देश या खोटे सिक्के। खोटे सिक्के में अजीत साहब का जो रोल था वो गजब का रोल था, लेकिन उस रोल में उनको ठहरा करके नहीं दिखाया गया था। उस रोल में कोई ठहराव नहीं था। लेकिन इस फिल्म में, शोले फिल्म में, एक ही कथानक पर आधारित फिल्म को बहुत ज़्यादा ठहरा करके दिखाया गया। जब विलेन की एंट्री होती है तो बहुत शांति के साथ में उस सीन को कंप्लीट किया गया। एक एक डायलॉग पर, एक एक अदायगी पर, स्क्रीन प्ले पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ। और इस पर कोई हल्का फुल्का अभिनेता काम नहीं कर सकता था। आप समझिए, मैं अमजद खान के सामने सभी को हल्का फुल्का ही मानूंगा। आप उस जगह किसी को भी रख लीजिए, शायद वो काम नहीं कर पाएगा उस तरह से जैसा अमजद खान ने किया। अमजद खान की टक्कर का अगर कोई अभिनेता अगर फिल्म इंडस्ट्री में मिल सकता था तो या तो वो अमरीश पुरी होते, उनके बाद में, या उनसे पहले अजीत यानी लॉयन होते। इसके अलावा इस किरदार को, इस वहशी किरदार को, जिसमें आप समझें कि विनम्रता बिल्कुल नहीं थी, जिसमें कोई ऐसा कोई साइन नहीं था कि इसमें कभी जिंदगी में इसका कभी कोई हृदय परिवर्तन हो सकता है, उसमें हर तरह की वहशियत, हर तरह की क्रूरता, निर्दयता भरी पड़ी थी। और वही चीज़ हम अजीत में भी देखते हैं। पुराने जो थे अजीत, आई एम लॉयन, सारी दुनिया मुझे लायन के नाम से जानती है। और उसके बाद में, यानी अमजद खान के बाद में जो अमरीश पुरी होते हैं, मोगैम्बो खुश हुआ, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, ये वो किरदार रहे हैं 3 फिल्म इंडस्ट्री के, जो मुझे लगता है, मेरी राय के मुताबिक, मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी राय को सर्वोपरि मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री के ऐसे विलेन रहे हैं कि हमें लगता है कि इन पर कोई भी असर नहीं करेगी चीज़। कोई ईश्वर भी अगर उतर आए तो इनके मन को नहीं फिरा सकता। और तो सारे फिर जाएंगे, लेकिन ये जो कैरेक्टर है, ये इनके मन को फिराना बड़ा मुश्किल होता था। ऐसा लगता है जब भी कभी इन्होंने किसी भी पात्र को जिया किसी भी फिल्म में। वेल, इस फिल्म में जो अमजद खान ने किया वो एक करिश्मे से कम कुछ नहीं था। अमजद खान साहब, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि उनके पिता मरहूम जैन साहब, अब तो खैर अमजद खान साहब भी मरहूम हो चुके हैं, तो अमजद खान के पिता जैन साहब वो भी फिल्मों में सक्रिय थे। और अमजद खान साहब बहुत पहले ही हमें फिल्मों में दिखाई दे जाते। उन्हें अगर वो फिल्मों में दिखाई दे जाते तो हो सकता है कि शोले फिल्म में उनको नहीं लिया जाता, क्योंकि शोले फिल्म में एक जो किरदार था गब्बर सिंह, वो एकदम नया दिखना चाहिए था, ऐसा कुछ, या किरदार बहुत प्रभावशाली होना चाहिए था डैनी की तरह। लेकिन अगर अमजद खान साहब अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पत्थर के सनम, एक फिल्म थी पत्थर के सनम मनोज कुमार साहब की, मैं उस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जयंत साहब, यानी जयंत अमजद खान और इम्तियाज़ खान है, अमजद खान और इम्तियाज़ खान दोनों भाई हैं, और उनके पिता जयंत साहब, उनका एक होम प्रोडक्शन था। वहाँ वो एक फिल्म की शुरुआत करने वाले थे जिसका नाम था पत्थर के सनम, लेकिन वो फिल्म किसी तरह से नहीं बन पाई, किसी वजह से नहीं बन पाई, और उसमें अमजद खान साहब को लॉन्च किया जाना था। घोषणा भी हो गई थी, लेकिन वो फिल्म नहीं बनी, और मैं कहता हूँ अच्छा हुआ वो फिल्म नहीं बनी। अगर वो फिल्म बन जाती तो हम गब्बर के इस कैरेक्टर से शायद वंचित रह जाते। अमजद खान साहब ने लव एंड गॉड में, आप समझे, इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। कई फिल्मों में इन्होंने असिस्टेंट बतौर काम किया, और लव एंड गॉड फिल्म के आसिफ साहब की फिल्म थी। उस फिल्म में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की, और उनकी साख बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। थिएटर में अमजद खान की बहुत अच्छी छवि थी। तो डैनी डेंजोंगपा के जाने के बाद सलीम खान साहब बहुत समय तक थोड़ा परेशान रहे, और बाद में उनकी मुलाकात अमजद खान साहब से हुई, क्योंकि सलीम खान साहब अमजद खान साहब के पिता यानी जैन साहब को पहले से ही जानते थे।
और सलीम खान साहब का जैन साहब के यानी अमजद खान साहब के घर पर आना जाना था। जैन साहब कौन? अमजद खान साहब के पिता। और उस समय अमजद खान साहब बहुत छोटे थे जब सलीम खान साहब उनके घर पे आते जाते रहते थे। एक बड़ी ही विनम्र बातचीत में सलीम खान ने अमजद खान से उनके काम के बारे में पूछा था, और वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, बस छोटी मोटी भूमिकाएं करते थे थिएटर्स में। और सलीम खान ने अमजद खान के अभिनय कौशल के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुना था, और शारीरिक रूप से जो कि अमजद खान साहब का जो डील डॉल था वो गब्बर सिंह की भूमिका के लिए पूरी तरह से परफेक्ट लग रहा था। तो सलीम खान साहब ने अमजद खान साहब से कहा कि मैं तुमसे कोई वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन फिल्म शोले में एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो मैं तुम्हें फिल्म के निर्देशक यानी रमेश सिप्पी और उनके जो फादर हैं जीपी सिप्पी साहब, उनके पास ले जाऊंगा। अगर तुम्हें यह भूमिका, अगर ये तुम्हें रोल मिल जाए तो तुम ये समझना कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो फिल्म है, ये पूरी की पूरी फिल्म जो है वो इस कैरेक्टर यानी गब्बर सिंह पर टिकी हुई फिल्म है। और इस बात को सलीम खान साहब इसलिए अच्छी तरह से बता सकते थे क्योंकि सलीम खान साहब और जावेद अख्तर साहब यानी सलीम जावेद दोनों ही इस फिल्म के लेखक थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, और उनका जो प्रभाव होता था हर फिल्म में वो बहुत बड़ा प्रभाव होता था। यानी अगर राइटर्स को फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी इज्जत दिलाई है तो वो सलीम जावेद की जोड़ी ने ही इज्जत दिलाई है, वरना उनसे पहले और उनके बाद में राइटर्स को वो इज्जत कभी भी नहीं मिली। तो कुछ इस तरह की बातें उनके बीच हुई। हालांकि अमजद खान की भूमिका के लिए, मतलब अमजद खान गब्बर सिंह की भूमिका के लिए पूरी तरह से अज्ञात थे, लेकिन ये बात भी अच्छी है कि किसी एक ऐसे कैरेक्टर को लेकर के आया जाए फिल्म के लिए जिसको कोई उनके चेहरे से नहीं पहचानता हो। अब क्या वो फिल्म के लिए पूरी तरह से बने हैं या नहीं बने हैं, ये आने वाले पलों में देखना था। और सलीम खान साहब ने अमजद खान साहब को दाढ़ी बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा कि आप थोड़ी दाढ़ी बढ़ाइए और आइए और हमसे मिलिए। इस बीच रमेश सिप्पी और सलीम जावेद बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे। सलीम खान और जावेद अख्तर को यकीन था कि अमजद खान बिल्कुल सही चुनाव है। बहरहाल अमजद खान साहब का स्क्रीन टेस्ट हुआ, वो आए और उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ, और उनके ऑफिस में यानी जो रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी साहब का जो ऑफिस है उसमें उनकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ पोर्टफोलियो वगैरह लिए गए। अमजद खान ने दाढ़ी बढ़ा भी ली थी और अपने दांतों को काला भी कर लिया था कोयला रगड़ रगड़ करके, और उनका उच्चारण जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था, उनके उच्चारण में कोई गलती नहीं थी, भाषा एकदम सधी हुई सटीक सही थी। और इस तरह से जो ये भूमिका थी गब्बर सिंह की, ये अमजद खान साहब को मिल गई, ये डन हो गई। अमजद खान साहब खुशी से झूम उठे और उन्होंने अपनी पत्नी शैला, जिसको वो अपनी पत्नी, अपनी बेगम से कहीं ज़्यादा अपना दोस्त मानते थे, सबसे पहले उन्होंने यह खबर उनको सुनाई। और ये तारीख थी 20 सितंबर 1973 यानी 20 सितंबर 1973, और उसी दोपहर उनके बेटे शादाब खान साहब का जन्म भी हुआ था। अमजद खान ने गब्बर सिंह की तैयारी के लिए, मतलब ये समझिए कि बहुत सारी चीज़ें जुटाई अपनी तरफ से, बहुत सारी चीज़ें, और इस वजह से उनका जो एक कॉमन जो लाइफस्टाइल था वो पीछे छूट गया। वो सिर्फ गब्बर की तैयारी के लिए ही अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे थे, और क्योंकि यह है उनके जीवन की सबसे स्पष्ट रूप से एक गजब की भूमिका थी, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भान था, आभास था कि ये जो भूमिका है ये उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मतलब न सिर्फ स्थापित कर देगी बल्कि उन्हें इस भूमिका के लिए याद किया जाएगा। बहरहाल अमजद खान ने रिसर्च के तौर पर कि कैसा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एक डकैत का क्या होना चाहिए, अब इसके लिए उनको इनपुट्स और कुछ जानकारियां चाहिए थी।
तो आप यकीन माने कि इसके लिए उन्होंने जया भादुड़ी, जो कि जया बच्चन है अब, उनके पिता तरुण कुमार भादुड़ी, उनके द्वारा लिखित एक किताब चंबल अभिशप्त, डाकू अभिशप्त चंबल, एक एक किताब थी। वो किताब जया भादुड़ी ने उनको प्रोवाइड करवाई। उन्होंने उस किताब को पढ़ा, अभिशप्त चंबल के नाम से। उसको खूब पढ़ा, बहुत पढ़ा, बार बार पढ़ा, और उन्होंने वास्तविक जीवन को जिया। किसके? जो भी कोई चंबल के जो डाकू होते हैं उनको। तो इस तरह से जया भादुड़ी के जो पिता हैं तरुण कुमार भादुड़ी, हालांकि वो सीन में नहीं थे, लेकिन परोक्ष रूप से इस किताब ने अमजद खान साहब की डाकुओं की जिंदगी को जीने में बहुत ज़्यादा मदद की। एक कहा जाता है कि तरुण कुमार भादुड़ी जो थे, उन्होंने जब इस किताब को लिखा था तो उससे पहले खुद उन्होंने अनुभव के लिए कई दिनों तक उन्होंने मतलब डाकुओं के साथ संगत की थी, और उन्होंने वास्तविक जीवन के गब्बर के पन्नों को चिन्हित किया। और अमजद खान साहब ने जब इस किताब को पढ़ा तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और वो अपनी पत्नी से कहीं ज़्यादा अपनी दोस्त शैला जी को भी पढ़ने के लिए रिकमेंड करते थे कि देखो इस किताब को पढ़ो। उन्होंने अब लाइफस्टाइल तो देख ली डकैतों की, लेकिन अब संवाद क्या होना चाहिए, किस तरह से संवाद अदायगी होना चाहिए, कि किस तरह से वो डायलॉग्स को बोलें, किस अदायगी से, मतलब एक टेनर होता है ना, बोलने का एक तरीका होता है, डायलॉग को किस प्रकार अपने डायलॉग्स को बोले। यहाँ पर वो अब प्रैक्टिस करने वाले थे चीज़ों की। उन्होंने, उनको डायलॉग्स वगैरह दिए जा चुके थे, उन्होंने उसका अभ्यास किया और अपने चरित्र को जीवंत किया। उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक धोबी याद आया, जो कि उनके घर के पीछे रहा करता था, घर के पीछे, और वो अपनी पत्नी को पुकारता था, और पत्नी का नाम था, उस जो धोबी था जो उनके घर के पिछवाड़े रहा करता था, उसकी पत्नी का नाम था शांति। तो वो अपनी पत्नी को बुलाता था, अरे ओ शांति, अरे ओ शांति। अब गब्बर सिंह साहब ने जो वो था ना, अरे ओ सांबा, तो वो यहां से लिया। अरे ओ सांबा जो था, वो धोबी का जो अदायगी थी, जो अपनी पत्नी को याद करता था, बुलाता था, उस तरह से थी। तो अमजद खान साहब बड़े ही उत्साही थे इस रोल को करने में और डायलॉग डिलीवरी के लिए, लेकिन कुछ हद तक वो असुरक्षित भी थे, इनसिक्योर्ड भी थे, और वो अपनी वाइफ को, यानी अपनी पत्नी को पूछते थे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा? तो उनकी वाइफ यानी शैला जी हमेशा ये बोलती थी कि बेशक, बेशक तुम इस पात्र को बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे अभिनेता हो और मैंने तुम्हारे सारे नाटकों को देखा है। अगर ये खेल थोड़ा अलग है तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक फिल्म है, थिएटर नहीं, तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है? आप लव एंड गॉड का हिस्सा रहे हैं कि आसिफ के साथ में आपने शिरकत की है, उनके असिस्टेंट रहे हैं, और आपने वहां पर एक छोटी सी भूमिका भी की है। और ये मत भूलिए कि आपके पिता जयंत साहब खुद एक महान अभिनेता रहे हैं। तो ये जो बातें आप बोल रहे हो, इनके कोई भी मायने नहीं है। आप इस भूमिका को करेंगे और बखूबी करेंगे, और ऐसी भूमिका करेंगे कि जो यादगार बन जाएगी और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज की जाएगी। और आप देखिए शैलजा जी की जो भविष्यवाणी थी अमजद खान के लिए, कितनी सटीक बैठी। मैंने इससे पहले जो आपको अध्याय बताया था उसमें बताया था कि अमजद खान साहब को कितनी मुश्किलें हुई थी इस फिल्म में काम करने के लिए, कि हर समय अमजद खान को लगता था कि उनको फिल्म से निकाला ना जाए, और एक बार को तो ऐसा लग गया था कि फिल्म से गए, वो आउट हो गए। हर इंसान उनकी मजाक उड़ाता था। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट किया रमेश जो सिप्पी हैं, उन्होंने ही उनको सपोर्ट किया। बहुत लोग थे जैसे
जया भादुड़ी, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया, अमिताभ बच्चन ने सपोर्ट किया, कई लोगों ने उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जितने न्यू कमर्स थे वो ख़ास तौर पर उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन जो जो टीम थी, कैमरा वगैरह और ये लोग जो पर्दे के पीछे के लोग थे, इन्होंने अमजद खान को उतना सपोर्ट नहीं किया। मजाक वगैरह ज़्यादा बनाते थे, उनके मज़े ज़्यादा लेते थे, क्योंकि वो डायलॉग्स को पूरी तरह से उस हिसाब से बैठा नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा अवसाद में उनकी ज़िंदगी रही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बहुत परेशानी के दौर देखे। उस समय मोबाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था कि आप अपना जी बहला लें या कुछ ऐसा कर लें। जब तक फिल्म की शूटिंग चली, चाहे उनका शॉट होता था चाहे नहीं होता था, वो अपनी उसी जो वर्दी थी, आपने देखा भी होगा वो वर्दी कैसी हो चुकी थी, उसी वर्दी को पहन करके वो शॉट में बैठे रहते थे। क्योंकि सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा ने उन्हें एडवाइस की थी कि चाहे तेरा शॉट चले चाहे नहीं चले, तो इस फिल्म में यहीं आसपास नज़र आना चाहिए और गब्बर के किरदार में तू जी, बस जीने लग जा और ये किरदार तुझसे हो जाएगा। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद में फिर जो अमजद खान में कॉन्फिडेंस आया, उसकी बात ही अलग हो गई। अमजद खान है साहब। और इस बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी का दौर देखा। कई रातें उन्होंने बिना सोए गुजारी। कई बार वो बहुत ज़्यादा रो करके वो लेटर भी लिखते थे। और शैला जी ने लेकिन उन्हें कभी भी टूटने नहीं दिया, उनकी हिम्मत को सदा उन्होंने बढ़ाया। तो किस तरह अमजद खान साहब ने फिल्मों में एंट्री की, क्या परेशानियां रहीं, अमजद खान साहब की हिम्मत, उनकी मेहनत जो रंग लाई, जो आपको स्क्रीन पर आज दिखती है। अमजद खान साहब को गए हुआ कितना मुद्दत बीत गई। 1992 में वो शख्स जा चुका था फिल्म इंडस्ट्री से, 1992 में। और आज भी देखिए कि हमें नहीं लगता कि अमजद खान साहब हमसे चले गए हैं, कहीं दूर हो चुके हैं। क्योंकि अंततः इंसान का जो काम होता है ना, वो इंसान की पहचान होती है, वही उसका एक यादगार होती है। जैसा आप काम कर जाएंगे उसी से ही आप लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे और उनको याद आ पाएंगे। तो अमजद खान साहब का मैं क्या कहूँ कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को क्या दिया है, एक्टिंग के क्या मानक छोड़े हैं, इसके बारे में मैं क्या कहूँ कि उनका जो प्रोजेक्शन था बड़ा खतरनाक था उस फिल्म में। एक ही फिल्म ऐसी फिल्म थी उनकी कि ना तो उससे कोई पहले ना उससे कोई बाद। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में बहुत अलग अलग टाइप की भूमिकाएं निभाई, लेकिन जहां तक खलनायकी की बात है, एक अकेला सब पर भारी। तो आज की इस मतलब अध्याय में बस अपनी बात को मैं यही विराम देता हूं। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सदा और सर्वदा मस्त रहें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।